हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हायन सब कुछ भूल गई थी जो भी अब तक हुआ था। फिर हिनवू हायन को याद दिलाता है। फिर हायन को भी सब कुछ याद आ जाता है। फिर वह हिनवू को बताती है कि वो जल्दी हिनवू से तलाक ले लेगी। हिनवू भी फिर ये सुनकर दुखी हो गया था। फिर अगले दिन दिखता है कि हिनवू जब अपने दोस्त के साथ ऑफिस में होता है तो उसका दोस्त हिनवू से हायन के वकील के बारे में पूछता है कि वो कौन है। हिनवू को पता नहीं था। तभी दिखता है कि कोई आदमी लिफ्ट से बाहर आता है और वही हायन का वकील होता है जो हिनवू और हायन का डिवोर्स कराएगा। वो दोनों उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हायन भी लिफ्ट से बाहर आती है। फिर वो समझ जाते हैं कि ये हायन का ही वकील है। हिनवू का दोस्त हिनवू को बताते हुए कहता है कि ये आदमी बहुत ही भयानक लॉयर है। वो बताते हुए कहता है कि ये एक माफिया है। इस वकील का नाम था विनेसेंजो। यहाँ पर दिखता है कि विनेसेंजो के पास जब कुछ लोग मौजूद थे तो उसने उन्हें गोली से मार दिया था। हिनवू का दोस्त हिनवू को बताते हुए कहता है कि ये वकील एक गैंगस्टर है, इसलिए हायन ने वकील के तौर पर एक गैंगस्टर चुना है ताकि वो हिनवू को मार सके। हिनवू ये सुनकर डर जाता है। इसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं हायन के पास। वहाँ विंसेंजो अपना सूटकेस खोलता है। उन्हें वो डिवोर्स कागज दिखाता है जो उन्होंने बनवाया था। विंसेंजो उन्हें बताते हुए कहता है कि उन्होंने डिवोर्स की वजह ये लिखी है कि हायन की पर्सनैलिटी नहीं है। विंसेंजो को यकीन नहीं होता कि ये वकील है कि क्या है। विंसेंजो उन्हें बताते हुए कहता है कि हायन मैडम की पर्सनैलिटी बहुत ही कमाल है, तो इस वजह से ये कोई वजह नहीं है तलाक की। वो उन्हें बताते हुए कहता है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि हायन मैडम इतनी बुरी इंसान है कि हिनवू उनके साथ रहना नहीं चाहता। हिनवू का दोस्त फिर उनसे वजह मांगने लगता है कि वो आखिर उस कागज में क्या लिखे। विंसेंजो फिर अपना टैबलेट निकालता है। वो उन्हें वजह बताने लगता है कि उन्हें डिवोर्स में क्या लिखना चाहिए, कि ये दोनों काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, इसलिए दोनों ने दोस्त बनने का फैसला किया। वो आगे कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को बेस्ट विशेष देकर अलग हो जाएंगे। हायन ये सब करने से मना कर देती है। विंसेंजो उन्हें बताता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हिनवू भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हायन जब अपने कार में घर की तरफ जा रही होती है तो वो सामने चलती हुई मेट्रो ट्रेन को देखने लगती है। उसे हिनवू के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसके बाद रात को हायन अपने फ़ोन में उन फोटोज़ को देखने लगती है जो हायन की डैड की जासूस ने खींची थी कि हिनवू दिन भर कहाँ जाता है। फिर हायन उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ हिनवू अक्सर दौड़ा करता था। फिर वो बेसबॉल खेलने के लिए चले जाती है। हायन बेसबॉल खेलकर ये ट्राई करना चाहते थे कि इसमें क्या मज़ा आता है, क्योंकि हिनवू भी बेसबॉल खेला करता था। फिर वो बेसबॉल खेलने लगती है। इसके बाद वो उसी रेस्टोरेंट में चले जाती है जहाँ हिनवू अक्सर खाना खाने आया करता था। तभी दिखता है कि हिनवू अपने दोस्त के साथ उस रेस्टोरेंट में आता है। हायन भी हिनवू के पीछे ही बैठी होती है। वो हिनवू को देखकर बहुत घबरा जाती है। वहाँ मौजूद वेटर वो हायन से ऑर्डर मांगती है। हायन उन्हें ऑर्डर देती है बड़ी धीमी आवाज़ में ताकि हिनवू को उसके बारे में पता न चले। वहीं हिनवू का दोस्त हिनवू को अकेले रहने के फायदे बताने लगता है। वो हिनवू को बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है बिना किसी के रोक टोक के, और जो चाहे वो कर सकता है। हायन पीछे से ये सुन रही होती है। वो हिनवू से आगे कहने लगता है कि जब भी वो बाहर मौजूद था तो उसके घर से फ़ोन आता था, उसकी बीवी का या उसकी सास का। हिनवू से बताते हुए कहता है कि वो वैसे ही ज़िंदगी जीना चाहता है। पीछे से हायन ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो बताने लगता है कि उसे वो ज़िंदगी अच्छी लगने लग गई थी। दोनों बियर पीने लगते हैं अलग अलग जगह पर बैठकर। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हिनवू का सेक्रेटरी वो यंगसन को उस दवाई के बारे में बता रहा होता है जो यंगसन ने हायन से वो दवाई चुराई थी। वो यंगसन को बताते हुए कहता है कि ये एंटी कैंसर मेडिसिन है। यंगसन ये सुनकर हैरान हो जाता है। यंगसन फिर अपना पुराना दिन याद करने लगता है जब हायन छोटी थी। फिर हायन जब एक कुत्ते से डरकर भाग रही होती है क्योंकि वो कुत्ता उसे काटने चाह रहा था। तब यंगसन ने उस कुत्ते से हायन की जान बचाई थी, उस कुत्ते पर पत्थर मारकर। यंगसन उस वक्त हायन को पसंद करता था। तभी उस कुत्ते का मालिक वहाँ आया था और वो यंगसन को पीटने लगता है। तभी हायन ने यंगसन का बचाव किया था। हायन उस आदमी को समझाते हुए बताती है कि अगर ये लड़का नहीं आता तो ये कुत्ता उसे काट देता। इसके बाद वहाँ हायन के दादा और दादी आ गए थे और उन्होंने देखा कि हायन को चोट लग गई है। फिर वो हायन को हॉस्पिटल ले आते हैं। यंगसन ये देखा हैरान था। तभी हायन वहाँ से लौटकर वापस आती है और वो यंगसन के पैर में लगी चोट पे पट्टी बांध देती है। यंगसन फिर ये देखकर खुश हो गया था। फिर हायन वहाँ से चली गई थी। तभी यंगसन ने वहाँ पर देखा कि हायन का लॉकेट छूट चुका है। यंगसन ने फिर उसे संभाल दिया था और प्रेजेंट में दिखता है कि यंगसन ने अभी उस लॉकेट को पहना हुआ था, यानी कि वो हायन से अभी बहुत प्यार करता है। इसके बाद यंगसन वो हायन के सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और वो हायन के बारे में पूछने लगता है। यंगसन उस आदमी से हर खबर पहुँचाने के लिए कहता है। तभी दिखता है कि हायन वहाँ टैक्सी से आई थी। वो हायन से पूछने लगता है कि वो कहाँ गई थी। हायन बताती है कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। हायन जैसे ही आगे जा रही होती है तभी वो हायन का हाथ पकड़ लेता है। वो हायन से पूछने लगता है कि क्या वो हिनवू को कंपनी में रहने देगी।
वो यंगसंग को बताती है कि वो हिनवू को अभी कंपनी से बाहर निकालने के बारे में नहीं सोच रही है और कंपनी को हिनवू की जरूरत है। वो हाइन को बताते हुए कहता है कि कंपनी को जरूरत सिर्फ यंगसंग की है और हाइन को जिसकी जरूरत है वो यंगसंग है। हाइन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। हाइन उसे बताते हुए कहती है कि वो अपने स्टोर से अब हरकिना को निकाल देगी। यंगसंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। हाइन उसे बताते हुए कहती है कि उस समय वो लालची हो गई थी लेकिन अब उसे हरकिना की जरूरत नहीं है। यंगसंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि वो इसीलिए यहाँ आया है ताकि वो हाइन की मदद कर सके। वो आगे बताते हुए कहता है कि वो हाइन को हरकिना इसलिए दिलवाना चाहता था कि वो हाइन को साबित करना चाहता था कि वो हाइन के लिए वो कर सकता है जो हाइन के लिए कोई नहीं कर सकता। हाइन को लग रहा था कि यंगसंग ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे लग रहा था कि हाइन का डिवोर्स होने वाला है और वो हाइन की ज़िंदगी में आ जाएगा। हाइन फिर उसे बताते हुए कहती है कि उसने यंगसंग को अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए डिवोर्स नहीं लिया है। वो बताते हुए कहती है कि उसने शादी इसलिए की थी कि हिनवू ने साथ देने का वादा किया था और हाइन को इस वजह से बहुत दुख था कि हिनवू को उसके साथ रहने में तकलीफ होती है, इसलिए उसने डिवोर्स लिया। यंगसंग हाइन से पूछने लगता है कि अगर वो सब कुछ खो देगी तो क्या वो तब भी यंगसंग को नहीं चुनेगी। हाइन ये सुनकर हैरान होती है। तभी दिखता है कि हाइन की दादी वहाँ आती है। फिर हाइन बिना कुछ कहे अंदर चली आती है। यंगसंग आग बबूला हो जाता है। वहीं अगले दिन दिखता है कि हिनवू की माँ हाइन की माँ से मिलने के लिए चली आती है। वहाँ हिनवू की माँ हाइन की माँ से माफ़ी मांगती है क्योंकि हिनवू ने उनके साथ बहुत बड़ी गलती की है। हाइन की माँ को लग रहा था कि हिनवू की माँ नाटक कर रही है और वो ये बात उनसे कह देती है। हाइन की माँ को लग रहा था कि हिनवू की माँ ये वहाँ प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने आई है ताकि हिनवू को उसकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मिल जाए। फिर हाइन की माँ की नज़र उसके पर्स पर पड़ती है। उसे लग रहा था कि हिनवू की माँ वो उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रही है। वो फिर उन पर भड़कने लगती है। हिनवू की माँ बताती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। फिर वो हिनवू की माँ को बता देती है कि हिनवू ने सभी कमरों में ट्रांसमीटर फिट किया था ताकि वो हाइन की फैमिली की बातों सुन सके। हिनवू की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो आगे बताते हुए कहती है कि उनका डिवोर्स हो चुका है। हिनवू की माँ ये सुनकर हैरान होती है। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो आगे उन्हें बताते हुए कहती है कि लोगों को अपनी औकात के बाहर रिश्ते नहीं बनाने चाहिए वरना उनका इल्जाम ऐसा ही होता है। इसीलिए वो शुरुआत से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी। हिनवू की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। दरअसल वो लेडी हिनवू की माँ की इंसल्ट कर रही थी। हिनवू की माँ बताते हुए कहती है कि उस वक्त उन्होंने शादी की क्योंकि वो उस वक्त एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने जितनी भी खुशी के पल साथ में बिताए वो उन्हें हमेशा याद रहेंगे। फिर हाइन की माँ उन्हें वार्निंग देते हुए कहती है कि वो ऐसा काम ना करें कि जिससे उनकी प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो या उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा कुछ हड़पने की कोशिश करें। फिर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हिनवू की माँ का इंतजार उसके घर वाले कर रहे होते हैं लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। वो बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि वो अकेले वहाँ गई थी और बिना बताए वहाँ चली गई थी। तभी दिखता है कि वो वहाँ सेफली पहुँच जाती है और वो पैदल चलकर वहाँ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हिनवू उस घड़ी की शॉप पर जाता है। वो लड़की हिनवू को उन टॉप 10 कस्टमर की लिस्ट बताती है जिन्होंने रोडेक फेडेक की घड़ी खरीदी थी। वो बताती है कि इसमें सिर्फ एक ही कोरियन है। हिनवू उस नाम को पहचान लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि उनकी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड थी, यानी चेयरमैन उनकी वाइफ। हिनवू फिर आगे उनसे पूछने लगता है कि 6 साल पहले उन्होंने इस घड़ी को कहाँ से खरीदा था। वो बताते हुए कहती है कि 6 साल पहले उन्होंने मैनहट्टन से खरीदी थी। ये आदमियों की घड़ी थी। हो सकता है कि इन्होंने किसी को गिफ्ट की हो। और दिखता है कि वो घड़ी यंगसंग के हाथ में थी, यानी कि उस लेडी ने अपने बेटे को वो घड़ी गिफ्ट की थी। वहीं दिखता है कि यंगसंग वाइन की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। तभी दिखता है कि एक गाड़ी यंगसंग के गाड़ी के सामने आ जाती है। यंगसंग उस गाड़ी को देखकर डर जाता है और दिखता है कि उस गाड़ी से इंजन वो बाहर निकलता है। इन्होंने यंगसंग को रोक दिया था क्योंकि वो हाइन का पीछा कर रहा था। फिर यंगसंग भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। इन्हों उसे बताते हुए कहता है कि यंगसंग उसकी वाइफ का पीछा कर रहा था, इसलिए उसने यंगसंग का पीछा किया। फिर यहाँ पर दिखता है कि हिनवू का सेक्रेटरी जब यंगसंग को उस दवाई के बारे में बता रहा होता है तो उस वक्त हिनवू वहाँ मौजूद था। फिर उस सेक्रेटरी ने फ़ोन काटने के बाद जब हिनवू को देखा था तो वो हैरान हो गया था क्योंकि वो यंगसंग के लिए खुफिया एजेंट का काम करता था। उस सेक्रेटरी के हाथ से फ़ोन छूट गया था। हिनवू ने जब उस फ़ोन को उठा के देखा तो उसने देखा कि उसके सेक्रेटरी ने यंगसंग को बहुत बार फ़ोन किया है। हिनवू फिर उसके बारे में समझ गया था कि ये यंगसंग का ही खुफिया एजेंट है। इसके बाद उस सेक्रेटरी ने हिनवू को सारी सच्चाई बता दी थी कि वो यंगसंग को खबर देता रहता था हिनवू की कि हिनवू कब क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। और हिनवू के पास वही दवाई मौजूद थी जो यंगसंग ने हाइन के पर्स से ली थी। हिनवू का सेक्रेटरी बताता है कि यंगसंग ने उसे वो बोतल दी और उस दवाई के बारे में पता करने के लिए कहा था। वो हिनवू से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। प्रेजेंट में हिनवू वो यंगसंग से पूछने लगता है कि वो उसकी वाइफ के बारे में जानकर क्या करेगा। यंगसंग उसे बताते हुए कहता है कि हिनवू अब हाइन का हस्बैंड नहीं है और उसका हाइन की लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है। हिनवू से वार्निंग देते हुए कहता है कि उसने अगर दोबारा से हाइन का पीछा किया तो वो भी यंगसंग का पीछा करेगा और अगर यंगसंग ने हाइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हिनवू उसे छोड़ेगा नहीं। यंगसंग बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि आने वाले कल में हिन उसके साथ मौजूद होगी।
फिर यंगसंग जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है तभी हिनवू देख लेता है कि वो घड़ी जिसके बारे में हिनवू ढूंढ रहा था वो घड़ी यंगसंग के हाथ में मौजूद थी। इसके बाद हिनवू भी सोच में पड़ जाता है। हिनवू को समझ आ गया था कि जरूर यंगसंग और चेयरमैन हुन की गर्लफ्रेंड के बीच कुछ तो रिलेशन है। वह दिखता है कि स्विचोल के ऑफिस में यंगसंग पहुंच जाता है। वो स्विचोल को बताते हुए कहता है कि बोल्ट माइन के सीईओ का उसे फोन आया था कि लैंड केस में कुछ इश्यू आ रहा है कि रिजॉर्ट की जमीन के पास मिलिट्री बेस है। स्विचोल उसे बताते हुए कहता है कि वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो शिफ्ट हो सकता है। यंगसंग उसे बताते हुए कहता है कि वो प्लान कैंसिल हो चुका है। स्विचोल को ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। इसके बाद दिखता है कि स्विचोल को पकड़ के उसका सेक्रेटरी ले आने लगता है। स्विचोल को मिलिट्री वालों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उस जमीन को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। सेक्रेटरी बताते हुए कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ने मिलिट्री वालों को जाने के लिए कहा था, तो मिलिट्री वालों ने कहा था कि इसके लिए बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए उस जमीन से नहीं गए। स्विचोल बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे किसी का फोन आता है। स्विचोल देखता है कि उसके दादा का फोन उसे आ रखा है। स्विचोल उस फोन को देखकर डर जाता है। उससे हिम्मत नहीं होती कि वो अपने दादा का फोन उठाए। फिर वो अपने दादा का फोन काट देता है। तभी उसके दादा का फोन उसके सेक्रेटरी के पास आता है। सेक्रेटरी स्विचोल को बताता है कि उसके दादा उसे ऑफिस बुला रहे हैं। स्विचोल बहुत परेशान हो जाता है। स्विचोल को अब अपनी जेल की याद आने लगती है। फिर वो दौड़ता हुआ हिनवू के पास जाता है। हिनवू फिर उससे आने की वजह पूछता है। वो हिनवू को बताता है कि रिजॉर्ट लैंड का इश्यू है। वो हिनवू को समझाते हुए कहता है कि मिलिट्री को वहाँ से जाना पड़ेगा ताकि लोग रिजॉर्ट में आ सकें और ऊंचाइयों में जाकर मजे ले सकें। वो बताते हुए कहता है कि वो मिलिट्री वहाँ से नहीं जा रही है। हिनवू उस पर गुस्सा होने लगता है। हिनवू ने उसे पहले ही बताया था कि जमीन की वैलिडिटी टेस्ट जरूर करवा लेना, लेकिन स्विचोल ने उसकी बात नहीं मानी। स्विचोल बताते हुए कहता है कि उस समय यंगसंग ने उसे बहुत सारा पैसा दिखाया था, इसलिए वो पैसों के लालच में अंधा हो गया था और वो नहीं चाहता था कि ये मौका हाथ से चला जाए। हिनवू से फिर यंगसंग के पास ही जाने के लिए कहता है और स्विचोल घबरा जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि हिनवू पहले मिलिट्री स्पेशल गार्ड था। स्विचोल हिनवू से मदद मांगता है क्योंकि हिनवू पहले मिलिट्री में काम कर चुका था। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।